बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेक्स मी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम कर रहे हैं तहसीलदार प्रिपरेशन बैच के ऊपर वर्क और हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो दो तीन चीज़ों को आपने जो है वो तसल्ली से समझना है। पहली बात तो ये है कि इस जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं रिलेट करके चलूँगा 1967 वाला जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके साथ, क्योंकि हमारे पास ये पैकेज है पूरा तहसीलदार के लॉ के पेपर के अंदर, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट और इसके साथ टेनेंसी एक्ट। तो टाइम को सेव करने के लिए दो चीज़ें मैं करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर हम सारे का सारा काम व्हाइट बोर्ड के ऊपर कर लें, करने को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर से क्वेश्चन आते हैं तो टेक्स्ट फॉर्म आप साथ लाजमी रखा करें, उसको जो है निशान लगाया करें, और जो जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ या जिस तरह से मैं निशाना लगा के बताता हूँ उनको आप तसल्ली से समझा करें। दूसरी बात, बहुत सारे लेक्चर्स गालबन 40+ तो हो चुके हैं। ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और ये आप सबके लिए हैं। अगर आप तक ये लेक्चर्स पहुंच चुके हैं तो आप दूसरों लोगों तक भी पहुंचाएं। सारे लोग भारी फीसें देकर नहीं पढ़ सकते, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो हमारे चैनल का लिंक, ग्रुप का लिंक, अभी हमने तकरीबन 2 वीक्स जो है ना फ्री सर्विस के बाकी हैं। आप सब लोगों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। और आज जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है इसका मैं थोड़ा सा तारफ बता देता हूँ, उसके बाद हम टेक्स्ट रीड करेंगे। आपने अपने इलाके में कोई नई रोड, सड़क बनती हुई देखी होगी, कोई नया स्कूल, कोई हॉस्पिटल, इस किस्म की चीज जो गवर्नमेंट बनाती है आपने बनती हुई देखी होगी। तो क्या सवाल है मेरा कि क्या पहले दिन ही आके वहां पे बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है? जब आपको पता चलता है कि जी फलां जगह पे स्कूल बनने लगा है तो महीनों लग जाते हैं, और फलां जगह पे अगर रोड बनने लगा है तो वहां पे जो काम स्टार्ट होता है रोड बिल्डिंग का, उसको स्टार्ट होते हुए काफी देर लगती है। तो बीच वाला प्रोसेस क्या है? देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या है? जमीन का हासिल करना, उसके ऊपर एक एक्ट है। गवर्नमेंट जब कोई पब्लिक पर्पस के लिए काम करती है या कोई कंपनी जब पब्लिक पर्पस के लिए काम करती है तो उसके लिए एक एक्ट बना दिया गया है। अब बिलफर्ज मेरी या ABC किसी भी पर्सन की एक लैंड है, वहां पे एक स्कूल बनना है। उस स्कूल के ऊपर गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ के साथ ऑपरेट करना है, यानी एजुकेशनल जो एक्टिविटीज हैं वो चलानी है। तो क्या बगैर किसी नोटिस के चुप करके आके वहां पे स्कूल बन जाएगा? नहीं। उस इलाके को सर्वे किया जाएगा, सुटेबिलिटी चेक की जाएगी, उसके ऊपर रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो एक प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे कि यहाँ पे किस किस की लैंड है, उन लोगों को बुलाया जाएगा और उनको मार्केट का एक अच्छा रेट देकर, अगर एक बंदे की जमीन में आ रहा है तो एक बंदे को, अगर एक से ज्यादा उसके जो है इंटरेस्टेड पीपल हैं तो एक से ज्यादा लोगों को उनके हिस्से के मुताबिक पैसे दिए जाते हैं। याद रखिए, पैसे देने से पहले, ये जो कंपनसेशन देने से पहले गवर्नमेंट अपना काम ऑपरेट नहीं करती। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें 15 डेज का जो नोटिस होता है कि भाई ये जमीन हमें चाहिए, यानी सरकार को चाहिए, उसके अंदर 15 डेज के अंदर अंदर जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाना होता है। अदरवाइज 15 डेज के बाद इंक्वायरीज होती है, बंदों को बुलाया जाता है, बंदों से पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है और उनको जो रेट वो एक्सेप्ट करते हैं मार्केट के लिहाज से अच्छा रेट, वो देकर उनसे जमीन परचेज की जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कहीं पे स्कूल बनाने लगते हैं तो वहां पे कोई मुखैर हजरात कहते हैं कि अगर स्कूल बनाना है तो ये जगह हम फ्री दे देते हैं। तो वो भी गवर्नमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से लेती है, ऐसे नहीं ले लेती। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उसकी शराइत तय होती हैं कि ये कल को ऐसा ना हो कि बंदा जाके क्लेम कर दे कि मैंने फ्री दी थी और मैं वापस लेना चाहता हूँ। लिहाजा इन तमाम मामलात के लिए कि जब एक जमीन सरकारी काम के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए जब सरकार जमीन ले लेती है तो वो जमीन एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ली जाए, किसी का नुकसान ना हो और बाद में जो काम वहां पे पब्लिक पर्पस के लिए स्टार्ट होना है उसमें कोई रुकावट ना आए। आज हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट स्टार्ट करना है, तो आइए हम इंशाल्लाह टेक्स्ट को देखते हैं। और याद रखिए, क्वेश्चन वाइज चीजों को किया करें,
ये सिर्फ फहम के लिए हम एक्ट नहीं पढ़ रहे, आपने तहसीलदार का पेपर पास करना है, ठीक है। लिहाजा हर लाइन को, हर वर्ड को उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्वेश्चंस के साथ रिलेट किया करें कि कहां से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए टेक्स्ट देखते हैं। द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984, इसके कुछ पार्ट्स हैं। पार्ट 1 के अंदर सिर्फ इसकी डेफिनेशंस हैं। पार्ट 2 के अंदर कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो जब लैंड एक्वायर होती है तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनकी जिम्मेदारियां कुछ। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस हैं कि अगर कोई लोग जमीन को सरकार के हवाले करते हुए एतराज़ात सामने रखते हैं तो उनको जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो एड्रेस करेंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 3 इसका आ जाएगा, रेफरेंस टू कोर्ट। अगर मामला हल नहीं होते तो कोर्ट की तरफ से किस तरह से प्रोसीजर होगा। उसके बाद पार्ट 4 है इसका, अपॉर्चुनिमेंट ऑफ कंपनसेशन। जब लोगों को पैसे देने हैं जमीन के तो किस तरह से उनके हिस्से कैसे बनाने। बाज़ औक़ात मामला होते हैं कि जी मेरी जमीन तो ज्यादा जरखेज थी और ये ज्यादा महंगी है और दूसरे की इतनी महंगी नहीं है, तो आप बराबर पैसे हमें दे रहे हैं। तो इन चीजों को भी देखना है। उसके बाद पार्ट 5 है, पेमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद है पार्ट 6 है, टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, इसमें देखते हैं। और पार्ट 7 है, एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज। इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा कि कंपनीज के लिए जब हम लैंड लेते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं। और पार्ट 8 देखेंगे, मिसलेनियस है, कुछ जो मुतफर्रकात हैं, मुश्तरक सी चीजें हैं, उनको भी हम देखेंगे। और ये एंड होता है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं जी इसको। द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, यहां पे दो क्वेश्चन मौजूद हैं, याद रखिए। जब हम एक्ट का टाइटल देखते हैं ना तो वहां पे दो क्वेश्चन मौजूद होते हैं। एक होता है कि ये एक्ट बना कब है, दूसरा होता है ये इन्फोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ। तो बनने का क्वेश्चन ये देख लीजिए, नेम इसका कंप्लीट ये देख लीजिए, ठीक है। और जब लागू हुआ है तो वो मार्च में जाके लागू हुआ है, 1 मार्च को, सेम ईयर। An act to amend the law for the acquisition of land for public purposes and for companies. पब्लिक पर्पसेस और कंपनीज के लिए जब लैंड को लिया जाएगा या लेना मकसूद होगा तो ये वाला एक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस होगा। ये कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं, ये जरूरी नहीं है कि कब कब कहां कहां हुई हैं, लेकिन ये चीज एक क्वेश्चन और भी यहां से है कि ये जिस तरह हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा था तो उसकी एक्सटेंशन बताई गई थी कि ये कहां तक जो है वो लागू होगा। तो ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ये पूरे पाकिस्तान में लागू होता है, ठीक है। और इट शेल कम इनटू फोर्स, ये शेल कम चूंकि जब बना था तब की बात है। ये 1 डे ऑफ मार्च 1894, ये 1 मार्च 1894 से ये लागू है। पाकिस्तान तो 1947 में बना है, ये एक्ट पहले का है। और पाकिस्तान बनने के बाद कोई 2017 तक इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। ऊपर वाला पेज मैंने आपको जो दिखाया उसके अंदर ये सारी मौजूद हैं। कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। पहली डेफिनेशन है जी, लैंड क्या होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बहुत जल्दी करवाऊंगा और थोड़ा टाइम उनके लिए लगाऊंगा क्योंकि वो चीजें हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर पड़ी हुई हैं, याद रखिएगा। बिला वजह मैं कहीं पे कोई जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैं रेफर करूंगा आपको कि आप पहले जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसको कंप्लीट करें। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच चुकी है ना तो कोई बात नहीं, अभी टाइम रहता है, आप पहले उसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद इसके ऊपर आइए। लैंड क्या होती है, ये डेफिनेशन इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इंक्लूड द बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, ठीक है, एंड थिंग्स, और उसके साथ जो जो चीजें हैं, द अर्थ और परमानेंटली फासन, जमीन के ऊपर कोई ट्यूबवेल लगा हुआ है, जमीन के साथ कोई दरख्त हैं, जमीन के ऊपर कोई फसल लगी हुई है, जमीन और उससे उगने वाली जो चीजें हैं, मिलने वाले जो फायदे हैं वो, और जमीन के ऊपर जो अटैच्ड चीजें हैं सारी, उनको हम लैंड कह देते हैं। बी क्लास है इसकी, पर्सन इंटरेस्टेड। देखें, किसी भी जमीन में जो बंदा कहता है कि मैं इसका मालिक हूं, या मैं इसका टेनेंट हूं, या मैं इसका लैंड लॉर्ड हूं, या मॉर्टगेजी, कुछ भी, किसी भी किस्म का
किसी बंदे को जिस जमीन से फायदा होता है उसको हम पर्सन इंटरेस्टेड कहते हैं, कि उस बंदे का इस जमीन में इंटरेस्ट है, मफाद है। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन इसकी लिखी भी हुई है, आप रीड जरूर कीजिएगा। इसको हम पर्सन इंटरेस्टेड कहते हैं। कलेक्टर क्या होता है? रेवेन्यू एक्ट के अंदर हमने तसल्ली से पढ़ लिया, कलेक्टर साहब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। तो ये देखें, कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, और इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर जो है ना वो एक्ट कर रहे हैं, या कोई और ऑफिसर भी हो सकता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनको लगाती है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं लगाती। बेशक ये लॉ जो है ये फेडरल लेवल का है, ये पूरे पाकिस्तान में लग रहा है, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है पूरे पाकिस्तान में होने के साथ साथ इसको हर सूबे में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो कंट्रोल इसके तहत किया जाता है सब कुछ। उसके बाद है जी कोर्ट क्या होती है? कोर्ट जो है ना लैंड एक्विजिशन में आगे कोर्ट का प्रोसीजर पूरा आएगा। कोर्ट इसके अंदर या तो स्पेशल जजेस लगाए जा सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स होती हैं, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और बाकी जो सिविल जज होते हैं, या उनको ही जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इख्तियारात थ्रू अ नोटिफिकेशन दे के कह सकती है कि लैंड एक्विजिशन के फलां फलां मामलात के लिए ये वाले लोग बतौर कोर्ट वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा बताया गया है कि जो सिविल जज होते हैं वो अपनी लिमिट से बाहर जो है वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, ये जजेस अपनी ड्यूटीज के साथ साथ ये सारा काम करेंगे, लेकिन सिविल जजेस अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहकर काम करेंगे रेवेन्यू के मुतलका। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी कंपनी क्या होती है? कंपनी कोई भी ऐसा इदारा जो गवर्नमेंट रजिस्टर कर लेती है। तो यहाँ पे एक्ट्स बताए हुए हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882। ठीक है, उसके बाद कंपनीज एक्ट 1862, 1890। ठीक है, इसके दौरान ये रहा है, ये यूके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे, क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है ये 1894 में आया ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो पहले सोसाइटीज या कंपनीज बनाने वाले एक्ट थे उन सब के अकॉर्डिंग जो बनी हुई जो इंस्टीट्यूट या इदारे हैं उनको कंपनी कह दिया गया। ठीक है, ये बात, ये जो सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनको कहते हैं, उनके अंडर भी, और इसके अलावा जो सोसाइटीज हैं वो भी जिन जिन एक्ट्स के अंडर बनी हैं उन सब को हम कंपनी का नाम दे देते हैं। उसके बाद पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस क्या होता है? आम अवाम के लिए जो काम होता है उसको हम पब्लिक पर्पस वर्क कह देते हैं। द एक्सप्रेशन पब्लिक वर्क इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ विलेज साइट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स in which the provincial government shall have declared by notification in the official gazette that it is customary for the government to make such provisions। कहीं पे स्कूल बनाना है, कोई और तालाब बनाना है, कोई किसी किस्म का कोई और काम करना है जिसमें पब्लिक पर्पस यानी अवाम की खिदमत उसमें मौजूद है, तो हम उस सारे को पब्लिक पर्पस कहते हैं। उसके बाद है एंटाइटल टू एक्ट। देखें, जब हम ऊपर बात कर रहे थे कि जिनसे लैंड लेनी है उनको हमने बुलाना है, तो उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो माइनर होंगे, जो बच्चे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो माजूर होंगे। तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट जो है वो उनको कंपनसेशन नहीं करती। जिस तरह हमने कोड ऑफ वार्ड पढ़ा था लैंड रेवेन्यू एक्ट में कि कुछ जमीनें ऐसी होती हैं, अदालत जो है वो उसको उनके गार्डियन को शिफ्ट कर देती है ताकि जब वो बड़े होंगे तो उनको ये चीज मिल जाएगी। तो एंटाइटल टू एक्ट होता है जो फौरी तौर पे मालिक नहीं है लेकिन मालिक है। फौरी तौर पे हम उसको कंपनसेशन नहीं कर सकते, फौरी तौर पे वो एक्ट करने के काबिल नहीं है, डिसेबिलिटी से फ्री होगा तो वो एक्ट करेगा। ऐसे ऐसे लोगों को हम एंटाइटल टू एक्ट कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई बंदा जो है इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकता तो उनके गार्डियन जो हैं वो उनकी जगह पे एक्ट करेंगे। ठीक है, और जब वो डिसेबिलिटी से फ्री होंगे या फिर बड़े हो जाएंगे, अगर माइनर हैं, तो ये राइट्स उनको शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें दो प्रोविजन, तीन है, उनको जरा चेक करते हैं, चार सॉरी। एंटाइटल टू एक्ट, कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता हुज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर शैल बी शोन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द, अगर कलेक्टर साहब कहें
भी ठीक है ये माजूर है बच्चा, अदरवाइज उसको हम एंटाइटल टू एक्ट नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, अगर किसी एंटाइटल टू एक्ट बच्चा या बंदा, उसके बारे में कोर्ट ने एडवर्स ऑर्डर दे दिया हुआ है, उसके खिलाफ ऑर्डर दे दिया हो, तो उसको भी हम एंटाइटल टू एक्ट मानकर उसकी जमीन किसी और के हवाले नहीं करेंगे। इन एवरी सच केस द पर्सन इंटरेस्टेड में बी, ये जो इंटरेस्टेड पर्सन ऊपर हमने बात की, अगर वो नहीं आ सकता तो उसका कोई दोस्त आ जाएगा, या उसका आगे कोई और दोस्त आ जाएगा अगर वो भी नहीं आ सकता, या फिर अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो कलेक्टर साहब उनका कोई गार्डियन अपॉइंट कर देंगे। ये माइनर केसेस वगैरह की बात हो रही। उसके बाद प्रोविजंस, ये जो है सीसीपी 1908 एक्ट की, के ये मुटैटिस मुतंदस ये टर्म है कि कुछ मखसूस चेंजेस के अलावा बाकी सारी टर्म्स सेम होंगी। ये ऊपर वाले मैटर में ना, इनको हम पर्सन इंटरेस्टेड ही समझेंगे, ठीक है। ये वाली वहां पे टर्म यूज होती, लैटिन फ्रेज है कि जहां पे कुछ स्पेसिफिक चेंजेस के अलावा बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो सेम अप्लाई हों, उस जगह पे ये यूज होता है। अच्छा, आगे ये है कि नो पर्सन एंटाइटल्ड टू एक्ट शैल बी कॉम्पिटेंट टू रिसीव द कंपनसेशन मनी पेएबल टू द पर्सन फॉर होम ही इज एंटाइटल्ड टू एक्ट अनलेस ही वुड हैव बीन कॉम्पिटेंट टू, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाएगा या एक्ट करने के काबिल नहीं हो जाएगा, उसको लैंड या उससे मुतलका कोई चीज भी है जो वो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसका स्टार्ट होने लगा है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। जब हमने जमीन एक्वायर करनी है तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर ही यह काम करते हैं, तो देखते हैं कि उन्होंने प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो क्या है। सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो देखते हैं, पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एंड पावर्स ऑफ ऑफिसर्स देयर अपॉन whenever it appears to the collector of the district that land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose for a company। यहां तक देखें, जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह बताया जाता है या उसको मालूम पड़ता है कि फलां वाली जमीन जो है फलां जगह पे वो सूटेबल पाई गई है किसी कंपनी के वर्क के लिए या फिर पब्लिक पर्पस के लिए, गवर्नमेंट को चाहिए, अ नोटिफिकेशन टू दैट इफेक्ट शेल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट। जो सरकारी गजट होता है, रेवेन्यू का भी उसमें जाहिर है आता है, तो उसमें बताया जाएगा कि फलां वाली जमीन गवर्नमेंट फलां पर्पस के लिए यूज करने वाली है। तो उस नोटिफिकेशन के वो उस जो ऑफिशियल गजट के बाद जो उसमें नोटिफाई किया जाएगा, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे, द कलेक्टर शेल काज पब्लिक नोटिस ऑफ द सब्सटेंस ऑफ सच नोटिफिकेशन। उसमें जो कुछ जैसे बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ये कलेक्टर साहब जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और कहाँ पे करेंगे, ये अपनी लोकेलिटी में करेंगे। गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल लेवल पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया अपने गजट के अंदर, अब कलेक्टर साहब जो हैं वो अपनी लोकेलिटी में जारी करेंगे, क्योंकि वहां पे भी लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी है। 2 सबसेक्शन है नंबर 4 सेक्शन की, देयर upon it shall be lawful for any officer either generally or specially authorized by such government in this behalf for his servants and workmen। अच्छा देखिए जरा काम क्या क्या होने हैं, ये सारे काम होने लगे हैं। टू एंटर upon एंड सर्वे एंड टेक लेवल्स ऑफ एनी लैंड इन सच लोकेलिटी, ये काम भी होगा। इसके लिए देखें, डिग किया जा सकता है, बोर किया जा सकता है, उसकी जो जो सॉइल होती है। उसके बाद टू डू ऑल अदर एक्ट्स नेसेसरी टू असर्टन वेदर द लैंड इज अडॉप्टेड फॉर सच पर्पस। हो सकता है किसी और मकसद के लिए, लाइक अगर रोड बनना है तो जमीन को देखा जाता है, और भी किसी पर्पस के लिए तो जमीन को चेक किया जाता है, ठीक है। और बाकी ये सारे मामला आपने इनको रीड भी करना है। बाउंड्रीज लगानी है, उसके बाद लेवल मार्क चेक करने हैं, और कोई अगर खुदाई करनी है कि ये जमीन है जी हमारी, हमने इसको एक्वायर करना है, कोई ट्रेंचेस वगैरह लगानी, ये सारा प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस की डिटेल हमने अभी पढ़नी है, ठीक है। ये काम किए जा सकते हैं, बताया ये जा रहा है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन आ गई, चेक कीजिए। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी बिल्डिंग, ये ऊपर बताया गया ना कि जिन जिन ऑफिसर को हम जो है वो अलाउ कर रहे हैं, जो जो ऑथराइज्ड हैं वो जा सकते हैं। याद रखिए, जब हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूँ वो पढ़ना बहुत जरूरी है। वहां पे हमने बात की थी कि लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के पास भी एक पावर होती है, ये सर्वे और बाउंड्रीज के लिए या इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं। साथ ही बताया गया था कि बताना है भाई, अगर कहीं पे कोई रिहायश है तो वहां पे बताना है आपने, वहां पे लिखा हुआ था 7 डेज पहले। यहाँ पे देखते हैं
provided that no person shall enter into any building or upon any enclosed court or garden attached to a dwelling house, जहां पे रहायश है, unless with the consent of the occupier, उसकी इजाजत से बगैर आप नहीं एंटर हो सकते। और जब इजाजत लेनी है तो वही 7 डेज अप्लाई होने लगे हैं। देखिए जरा, विदाउट प्रीवियसली गिविंग सच ऑक्युपायर एट लीस्ट 7 डेज, मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें उसी तरह ही चलनी है, परेशानी इसमें कोई नहीं है, ये एक्ट इंशाल्लाह बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और प्रोविजन, फर्दर दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये भी क्वेश्चन है, 1 साल के अंदर अंदर ये प्रोसेस आपने मुकम्मल करना है। आगे है, द ऑफिसर सो ऑथोराइज्ड शैल एट द टाइम ऑफ सच एंट्री पे और टेंडर पेमेंट फॉर ऑल नेसेसरी डैमेज। अगर जमीन एक्वायर करते हुए कुछ नुकसान हुआ है तो जो ऑफिसर वहां पे मौजूद है, अपॉइंटेड है, ऑथोराइज्ड है, उसके थ्रू कंपनसेशन भी दिलवाई जाएगी। ठीक है। नंबर 5 सेक्शन देखते हैं, नोटिफिकेशन दैट पार्टिकुलर लैंड इज नीडेड फॉर, अब नोटिफाई होने लगा है जी गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने अभी बताया था कि वो वाले जो सारे एक्ट्स हैं अभी डिटेल के साथ होंगे। वेल लैंड इज टू बी एक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक पर्पस, मेरे ख्याल अब हर चीज को ट्रांसलेट करना जरूरी नहीं है। पब्लिक पर्पस के लिए जब लैंड ली जानी है, इफ द कमिश्नर एंड where land is to be acquired for a company, the provincial government is satisfied, अगर जो सर्वे वगैरह हुआ है या जो रिपोर्ट आई है सुटेबिलिटी देखकर अगर गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाई है, आफ्टर कंसीडरिंग द रिजल्ट ऑफ द सर्वे, ये सर्वे वाला जो रिजल्ट अभी हमने सबसेक्शन 2 में देखा है। ठीक है। सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट हुई है उस रिपोर्ट पर एक नोटिफिकेशन देखिए। अगर सर्वे जरूरी नहीं है, कोई सिंपल सा काम है वहां पे, तो ठीक है, एट एनी टाइम ये काम हो सकेगा, डिक्लेरेशन, ये नोटिफिकेशन जारी हो सकेगा। ठीक है, सब सेक्शन 1 ऑफ 4 ऊपर बात हो चुकी। पब्लिक पर्पज फॉर अ कंपनी एज द केस में भी, गवर्नमेंट को चाहिए या कंपनी को चाहिए, ऑफिशियल गजट में गवर्नमेंट जो है इसको शाये करेगी। ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होगा, स्टेटिंग द डिस्ट्रिक्ट, द अदर टेरिटोरियल डिवीजन इन विच द लैंड इज सिचुएट, द पर्पस, किस पर्पस के लिए वो जमीन ली जा रही है, सारा कुछ इस तरह से, और उसका एरिया अप्रोक्सीमेटली जितना है और उसकी सिचुएशन क्या है, सारा कुछ जो है वो ऑफिशियल गजट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो शाये कर देती है। उसके बाद एंड द कलेक्टर शैल कॉज पब्लिक नोटिस, इस गजट के बाद पब्लिक नोटिस की बारी आती है, अभी हमने 4 के अंदर पढ़ा है। ऑब्जेक्शंस को देखते हैं, जब हमने जमीन एक्वायर करनी है, नोटिफिकेशन हो गया है और हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से नोटिफिकेशन जो नोटिस जो है लैंड ओनर्स की तरफ, वो भी हमने देख लिया है। अब जाहिर है जब नोटिस होना है तो लोगों को पता चलना है कि भाई हमारी जमीन के अंदर से रोड गुजरने लगी है, हमारी जमीन में तालाब बनने लगा है, हमारी जमीन में स्कूल बनने लगा है, जो भी है। ठीक है। तो हमने देखना है कि वहां के लोगों के कुछ एतराजात होते हैं, किसी का रेट पे एतराज होगा, किसी का किसी और लिहाज से एतराज होगा। फिर 5A देखिए, हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन एनी लैंड व्हिच हैज बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5, ऊपर वाले सेक्शन में, एज बीइंग नीडेड फॉर अ पब्लिक पर्पस, जो जमीन ली गई है किसी कंपनी के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए, उस जमीन के जो मालिकान हैं या उसमें जो इंटरेस्टेड लोग हैं, विद इन 30 डेज, तो वहां भी आपको पता है जब हम नोटिस दे देते हैं तो 30 डेज ही होते हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी 30 डेज ही था। ठीक है। तो उन लोगों ने 30 डेज में ऑब्जेक्शन रेज करने होते हैं, डिप्टी जो कमिश्नर है हमारे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, उनको उन्होंने सबमिट करवाने होते हैं, उनके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होगी, पूछगिछ होगी कि ये एतराजात किस तरह से। एवरी ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 5A शैल बी मेड टू द कलेक्टर इन राइटिंग, लिखकर, ऐसे जुबानी कलामी नहीं। तो जो कलेक्टर साहब हैं, शैल गिव द ऑब्जेक्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो वो उसको समाअत का यानी सुनवाई का प्रॉपर मौका देंगे भी, ठीक है, हम आपकी बात सुन लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आफ्टर हियरिंग ऑल सच ऑब्जेक्शंस एंड आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी, जो भी पूछगिछ जरूरी है, इफ एनी ही थिंक्स नेसेसरी, अगर वो जरूरी समझें, कलेक्टर साहब सबमिट द केस फॉर द, इन्होंने सबमिट किसको करना होता है, कमिश्नर साहब को, वही बात लैंड रेवेन्यू वाली, क्योंकि हायरार्की सेम रहेगी, विद द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग हेल्ड बाय हिम, तो उन्होंने बताना है कि जी मैंने मालकान के साथ जो है वो मीटिंग की है सर, और ये कुछ एतराजात हैं। ठीक है। और जो उनको हल करने के लिए ये सजेशंस दी गई हैं,
और इनमें से ये चीजें रिकमेंडेड हैं मेरी तरफ से, बाकी आप देख लें। और उसके बाद जो डिसीजन ऑफ द कमिश्नर उसके ऊपर फाइनल होगा, कोई अपील नहीं होगी, याद रखिए। फाइनल का वर्ड पहले भी हमने पढ़ा है। वेयर लैंड इज नीडेड फॉर अ कंपनी, 3 सबसेक्शन देखिए। कलेक्टर शैल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज, सारी इंक्वायरीज करने के बाद, ही डीम्स नेसेसरी, जैसे वो बेहतर समझें, जो जरूरी समझें, आल्सो मेक हिज रिकमेंडेशन टू द कमिश्नर विद रिगार्ड टू द एरिया दैट इन हिज ओपिनियन इज, वो ये भी बता सकते हैं कि सर ये वाली जो जमीन गवर्नमेंट कर रही है इसके बारे में मेरा ये ओपिनियन है, इसके साथ वाली जमीन के बारे में मेरा ये ओपिनियन है, वगैरह वगैरह। और ये बाद में समटाइम अमेंडमेंट भी हो जाती है कि एक जगह पे जमीन एक्वायर होने लगी होती है, वहां पे लड़ाइयां झगड़े नहीं खत्म हो रहे होते, और बाद में जमीन चेंज होके स्कूल किसी दूसरे गांव में बनते हुए आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं। तो ये इस तरह के मामला में बाज़ औक़ात ओपिनियन चेंज भी हो सकता है, एरिया भी चेंज हो सकता है, बाज़ औक़ात कम या ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन लैंड हु वुड बी इंटाइटल्ड टू क्लेम एन इंटरेस्ट इन कंपनसेशन इफ द लैंड वर एक्वायर्ड अंडर। अच्छा, ये नंबर 4 पे है कि जब लैंड ले ली गई है तो जो उसके मालकान डिक्लेयर होंगे हम उनको पैसे देंगे। डिक्लेरेशन आने लगी है जी, नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद डिक्लेरेशन होगी। डिक्लेयर करना जी, ये जमीन सरकार की है, वहां पे कोई बुर्जियां लगा दी जाती हैं, कब वहां पे नोटिफिकेशन लग जाता है, वहां पे जनाब कोई ना कोई निशानी लग जाती है, ये जमीन सरकार की है। डिक्लेरेशन दैट लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक पर्पज। अच्छा, इसकी पहले हम डिक्लेरेशन जो है ना वो देते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 7 में कुछ प्रोविजंस बताई जाएंगी, ठीक है। व्हेन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, ये ऊपर वाली बात ही अभी रिपीट हो रही है, तो रिपोर्ट जो आई है उसके ऊपर सेटिस्फाई है, 5A में जो रिपोर्ट आई है दैट द पर्टिकुलर लैंड इज नीडेड फॉर अ पब्लिक पर्पस फॉर अ कंपनी वगैरह वगैरह, ये इस पे सेटिस्फाई होगी। शैल बी मेड अ डिक्लेरेशन शैल बी मेड दैट इफेक्ट अंडर द सिग्नेचर ऑफ अ सेक्रेटरी टू सच गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, रेवेन्यू के जो सेक्रेटरी साहब या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन जो उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो किसी को ऑथराइज किया जाए तो उसके सिग्नेचर होते हैं इसके ऊपर, ये एक ऑर्डर जारी हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या प्रोविजन है, एक देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो सच डिक्लेरेशन शैल बी मेड। तो पहले बात ये एक्विजिशन की हो चुकी है, कंपनसेशन की भी हो चुकी है, अब एक डिक्लेरेशन जारी होना है। डिक्लेरेशन से पहले बंदों को बुला के उनको पैसे देने हैं, पैसे देंगे तो जमीन खाली होगी ना, फिर ही हम डिक्लेयर करेंगे ना कि ये सरकार की जमीन है। पैसे नहीं देंगे तो सरकार की जमीन कैसे हो सकती है। तो यहां पे देखिए, कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं बन सकती जब तक हमने पैसे जो है ना बंदों को नहीं देने जो उसके मालकान है। नो सच डिक्लेरेशन शैल बी मेड अनलेस द कंपनसेशन टू बी अवार्डेड फॉर सच प्रॉपर्टी इज टू बी पेड बाय अ कंपनी और होली ईयर। बाज़ औक़ात जो रेवेन्यूज होते हैं उनमें से कह देंगे इनके कुछ रेवेन्यूज रहते हैं, बाकी पैसे हम दे देते हैं, किसी भी तरह से उनको हमने कंपनसेट करना है, और सम फंड या फिर कुछ पैसे पहले देने, कुछ अगले महीने किस्त आ जाएगी वगैरह वगैरह, तब तक डिक्लेरेशन जारी नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2 है इसका, देखिए, डिक्लेरेशन शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में आएगा, एंड शेल स्टेट, और उसमें क्या क्या होगा, जो चीजें हमने ऊपर नोटिफिकेशन में देखी थी, पहले गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है उसी गजट के अंदर, फिर जो डीसी साहब हैं वो अपनी लोकेलिटी में नोटिफिकेशन देते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट के तरफ मामला आ जाता है कमिश्नर साहब से ऊपर, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टाइप, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ आ जाता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेवेन्यू ने जब रिपोर्ट देनी है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या करना है, उन्होंने फिर उसी गजट के अंदर डिक्लेरेशन जारी कर देना, और उसके अंदर वही चीजें कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जमीन है, इतनी जमीन है, ये इसकी सिचुएशन है इस वक्त, फलां फलां फलां, सारा कुछ उस गजट में दोबारा शाये होगा। अच्छा, वो जो गजट होगा वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा, लैंड जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए इस काम के लिए, ठीक है। एज द केस में भी, यानी गवर्नमेंट को चाहिए या कंपनी को चाहिए। आफ्टर मेकिंग सच डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन हो चुकी है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे एक्वायर द लैंड इन मैनर हेयरइन आफ्टर अपीयरिंग। अभी जो तरीकाकार बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जमीन अब हमने लेनी है। सब इसका सब सेक्शन 4 देखिए, व्हेन द एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही द सेड डिक्लेरेशन इज मेड, जिस लैंड या जिस एरिया के बारे में डिक्लेरेशन हो चुका है, इज लेस देन द एरिया प्रोविजनली नोटिफाइड। बात ऐसे होता है कि जी कहें जी वो 7 एकड़ जमीन है, बाद में पता चलता है फिजिबिलिटी बना के जी वो कम या ज्यादा हो गई,
किसी सुटेबल पर्पस के सुटेबल जमीन थी किसी पर्पस के लिए, तो यहां पे अमेंडमेंट भी हो सकती है। डिक्लेरेशन के अंदर बताया जा सकता है कि इतनी से इतनी यानी इंक्रीज की है या डिक्रीज की है, जो भी चेंज आएगी, ठीक है। एज फार एज इट रिलेट्स टू द एक्सेस एरिया, अगर जमीन बढ़ गई है, पर्पस कम का था, shall be deemed to have been superseded by this said declaration, तो इस डिक्लेरेशन से उसको सुपरसीड कर दिया जाएगा। 7 देखिए सेक्शन, आफ्टर डिक्लेरेशन कलेक्टर टू टेक ऑर्डर फॉर एक्विजिशन, एक्विजिशन के लिए ऑर्डर टेकिंग, ठीक है। whenever any land shall have been so declared to be needed for a public purpose or for a company, the provincial government or some officer authorized, जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑफिसर को ही करना, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करने। इन दिस बिहाफ शैल डायरेक्ट द कलेक्टर टू टेक ऑर्डर फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड, उस लैंड के एक्विजिशन के लिए जो है उसको टेक ऑर्डर, मतलब टेक ऑर्डर होता है उसका इख्तियार संभालना। नंबर 8 क्या है, टू बी मार्क्ड आउट, मेजर्ड एंड प्लान्ड, ये सारे काम अब होने लगे। द कलेक्टर शैल डेयर अपॉन काज द लैंड टू बी मार्क्ड आउट, निशान लगाने हैं कि यहां से यहां तक है, उसको मैयर करना है, और फिर प्लान टू बी मेड ऑफ द सेम, उसके ऊपर जो प्लानिंग होनी है कि अब आगे इसको हमने किस तरह से करना है। तो ये अगर ऑलरेडी मार्क्ड हो चुके हैं, क्योंकि हमने सेक्शन 4 के अंदर भी पढ़ा था मार्किंग करने का, जब हम सर्वे कर रहे थे, अगर पहले हो चुकी है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। नंबर 9 सेक्शन देखिए, नोटिस टू पर्संस इंटरेस्टेड, करने के बाद फिर हमने उसी प्रोसेस को जरा एक्सप्लेन किया जा रहा है। नोटिस टू पर्संस इंटरेस्टेड, द कलेक्टर शैल देन काज अ पब्लिक नोटिस टू बी गिवन एट कन्वीनियंट प्लेसेस ऑन और नियर द लैंड, जमीन के करीब तर या जहां पे पता चल जाए कि लोग जहां जहां पे रह रहे हैं उनको हमने पब्लिक नोटिस सर्व करना होता है। दैट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू टेक पोजेशन, भाई खरीद ली है हमने, अब हमने मतलब उसकी पोजेशन लेनी है, ठीक है, उसका कब्जा लेना है। तो कब्जा लेने के लिए फिर एक नोटिस दिया जाएगा, पैसे वगैरह हमने दे दिए, पोजेशन अब लेने लगे। एंड दैट क्लेम्स टू बी कंपनसेटेड फॉर ऑल इंटरेस्ट इन सच लैंड बाय मे बी मेड टू हिम, और मे बी मेड सम टाइम मुकम्मल तौर पे कंपनसेशन हो चुकी है, सम टाइम कुछ पार्ट रहता भी है, ऊपर सम फंड लिखा हुआ था ना। नंबर 2 सबसेक्शन देखिए, सच नोटिस शैल स्टेट द पार्टिकुलर्स ऑफ द लैंड सो नीडेड, वही पार्टिकुलर सारे, और इसके साथ साथ बताया गया है कि शैल रिक्वायर ऑल पर्सन, जितने भी लोग पर्सनली आके कलेक्टर साहब से मिलें, ठीक है। सच टाइम नॉट बीइंग अर्लियर देन 15 डेज, 15 डेज से कम का नोटिस नहीं होगा। ये जो नोटिस हैं ये 15 दिन के नोटिस हैं, और अगर आपने किसी के घर में दाखिल होना है सर्वे के लिए तो वो 7 डेज का नोटिस है। ये क्वेश्चन है, सारे याद रखिए। अच्छा, आफ्टर दैट डे, आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, वही नोटिस जो हम ये वाला नोटिस की बात है, पहला नोटिस नहीं, पहले नोटिस के तो बाद आपने 15 दिन में सर्वे करना है, फिर आगे चलना है, फिर आगे इंक्वायरी करनी है, फिर कंपनसेशन देनी है, वो मामला गुजर चुका है, हम आगे आ चुके हैं, हम कब्जा लेने वाले हैं। अच्छा, ये बताया गया है कि एंड टू स्टेट, इस नोट इसके अंदर क्या क्या होगा, पब्लिक नोटिस के अंदर स्टेट द नेचर ऑफ द respective interests and land and the amount and particulars of their claims to compensation for such interest, ये सारी डिटेल इसमें बता दी जाएगी। एंड देयर ऑब्जेक्शंस, एतराजात भी हों तो वो भी बताए जाएंगे, मेजरमेंट वगैरह जो, यानी हर चीज जमीन की यहाँ पे दोबारा नोटिस में आएगी। द कलेक्टर, नंबर 3 सबसेक्शन है, द कलेक्टर शैल आल्सो सर्व नोटिस टू द सेम इफेक्ट ऑन द ऑक्यूपायर, अगर वहां पे कहीं पे कोई मौजूद है बंदा, घर किसी का बना हुआ है, तो ये नोटिस उसको सेपरेटली जाएगा। ये नहीं है कि भाई एक बंदे की ये जमीन है, वहां किसी ने छोटा सा घर बनाया हुआ था, खरीदने में सारी गवर्नमेंट ने खरीद लिया, इससे भी खरीद लिया है, यहाँ पे नोटिस लगा दिया और चुप करके इसके कहीं बर्तन उठा लें, इसको सेपरेटली नोटिस सर्व करना है। ये देख लें, सेम इफेक्ट, उसी तरह का नोटिस इसको भी सर्व होगा।
लैंड ऑन ऑल सच पर्सन नोन और बिलीव टू बी इंटरेस्टेड देयरइन, और इसके अलावा अगर कोई होंगे उनको भी, और टू बी इंटाइटल्ड टू एक्ट फॉर सच पर्सन सो इंटरेस्टेड एज रिजाइड और हैव एजेंट्स ऑथराइज्ड, अगर वो लोग वहां पे मौजूद हैं तो उनको, और या फिर उनके कोई जो एजेंट हैं उनको, उनके जो नुमाइंदे बने हुए हैं विद इन द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएट। नंबर 4 सब सेक्शन देखिए इसका, इन केस अगर कोई बंदा वहां पे मौजूद नहीं है तो उसको हमने बाई डाक भेजना है, ठीक है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद द कलेक्टर साहब जो हैं इन्होंने जो इंक्वायरी करनी है उसका देखते हैं कि जो इन्होंने नोटिस वगैरह देना है, तो वो एक तो पहले भी हमने 15 दिन का पढ़ा है ना इधर, तो 15 दिन का नोटिस होगा। द कलेक्टर शैल आल्सो सर्व नोटिस ऑफ द इंक्वायरी बी हेल्ड अंडर सेक्शन 11 ऊपर, सच नोटिस नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज, ठीक है, 15 दिन से कम का नोटिस नहीं होगा। इसमें क्या होने लगा, इंक्वायरीज वगैरह, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ और गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी और कंपनी, जो भी इनके एतराजात होंगे उनको भी एक इंक्वायरी में देखा जाएगा। ये वाली जो सारी इंक्वायरी है ना ये अभी आगे आएगी, ठीक है। 10 में देखिए, power to require and enforce the making of statement as to names and interests. The collector may also require any such person, किसी को भी बुलाया जा सकता है जब नहीं पता चल रहा है कि जमीन किसकी है या कुछ मसाइल हैं उनके ओनरशिप में, तो जाहिर है लोगों को फिर बुलाना है, ठीक है। रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं और बुलाकर बयानात भी लिए जा सकते हैं। 15 डेज से कम का नोटिस नहीं होगा जो हमने उनको बुलाने के लिए करना है। अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बताया जाएगा उसमें एज फार एज मे बी प्रैक्टिकेबल द नेम ऑफ एवरी पर्सन, जो भी पोजेसिंग एनी इंटरेस्ट उसमें इंटरेस्ट रखता है, द लैंड और एनी पार्ट देयर ऑफ एज एक्वायर या एज प्रोप्राइटर, या उसका मालिक है, या सब प्रोप्राइटर, मॉर्टिगेजी, टेनेंट, अदरवाइज। ये मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हर बंदे को बुलाया जाएगा जिसका छोटा सा जितनी भी किस्म का कोई राइट है उसमें उसको बुलाया जाएगा। इफ अच्छा, उसके बाद जो भी वहां से प्रॉफिट लेता है या रिसीवेबल है उसके लिए ऑन अकाउंट देयर ऑफ फॉर 3 years नेक्स्ट प्रोसीडिंग द डेट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। 3 साल तक जो भी होंगे उन सब से जो मामलात पूछे जा सकते हैं। नंबर 2 सबसेक्शन देखिए, एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक और डिलीवर स्टेटमेंट, जिससे बयान लेना है इन दिस सेक्शन और सेक्शन 9 इससे पीछे वाला जो था, शैल बी डीम टू बी लीगली बाउंड, वो लीगली बाउंड होगा, ये नहीं होगा। और लीगली बाउंड पाकिस्तान पीनल कोड 1860 इस एक्ट के तहत, ठीक है, वो बाउंड होगा आकर बयान देने का। जाहिर है पैसे दे दिए हैं और मुशावरत से दिए हैं, अच्छा रेट लगा के पैसे दिए हैं, तो जो लोग भी इनमें मौजूद होंगे वो फिर आकर बयान देने के पाबंद होंगे। इंक्वायरी का प्रोसेस देखते हैं। इंक्वायरी इनटू मेजरमेंट वैल्यू एंड क्लेम एंड अवार्ड बाय द कलेक्टर। अवार्ड क्या होता है, जो उनका हिस्सा बनाना है उसको हम अवार्ड कहते हैं। 11 देखिए, इंक्वायरी एंड अवार्ड बाय कलेक्टर ऑन द डे सो फिक्स, जो भी ये ऊपर नोटिफिकेशन में बता दिया गया इंक्वायरी जब होनी है मामलात में, और एनी अदर डे, अगर तारीख पड़ गई है तो अगली तारीख जो भी है। द कलेक्टर शैल प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू ऑब्जेक्शंस, अगर एतराजात अभी बाकी हैं तो उनको देखना है। और गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कंपनी, ये जिसके भी बारे में जो एतराजात हैं, हैज स्टेटेड परसुएंट टू अ नोटिस गिवन अंडर सेक्शन 9 में बता दिया गया है नोटिस में एतराजात। द मेजरमेंट मेड अंडर सेक्शन 8 में मेजरमेंट, ये सारी चीजों की प्रॉपर इंक्वायरी होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, अच्छा, into the respective interest of the persons claiming the compensation and shall make award under his hand। कलेक्टर साहब जो हैं एक अवार्ड बनाएंगे, उसके अंदर क्या होगा, द टू एरिया ऑफ लैंड इतना है, कंपनसेशन विच इन हिज ओपिनियन शुड बी अलाउड, इतनी कंपनसेशन होनी चाहिए, ये अवार्ड बनने लगा।
द अपॉर्शनमेंट ऑफ द सेड कंपनसेशन, अगर एक से ज्यादा लोग उसके मालिक हैं तो इतना जो है वो उसका हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अवार्ड ऑफ कलेक्टर व्हेन टू बी फाइनल, इंक्वायरी होने के बाद अवार्ड फाइनल हो जाना है, तो उसका देखिए इफेक्ट क्या है। सच अवार्ड shall be final in the collector's office and shall accept as hereinafter provided be final and conclusive evidence as between the collector and the persons interested। ये मालकान है और ये कलेक्टर, इनके दरमियान एक मामला या एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं वो तय पा चुका है। when they have respectively appeared before the collector or not, whether खा वो उसके सामने पेश हुए हैं या नहीं है, हुए हैं, उनको टाइम दिया गया है और जो आए थे उनको सुना गया है, लिहाजा अब ये फैसला फाइनल होगा। ऑफ द ट्रू एरिया एंड वैल्यू ऑफ द लैंड एंड द अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें जो हैं ऑफ द कंपनसेशन अमंग द पर्सन इंटरेस्टेड, ये चीजें फाइनल हैं। टू सबसेक्शन इसका, द कलेक्टर शैल गिव इमीडिएट नोटिस ऑफ हिज अवार्ड ऑफ सच पर्सन्स इंटरेस्टेड एज are not present personally or by their representative when the award is made। तो ठीक है, बता दिया जाता है कि आप मौजूद नहीं थे, हमने ये अवार्ड बना लिया है। 12A देखते हैं करेक्शन, ये उसी तरह की करेक्शन है अरिथमेटिक या कोई क्लरिकल मिस्टेक, जिस तरह हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था कि अगर कोई करेक्शन करनी पड़ती है और वो क्लरिकल मिस्टेक है, यानी कि 107 की जगह पे जो है 170 लिखो गया या 170 की जगह पे 107, तो ये क्लरिकल मिस्टेक होती है, ठीक है। बाकी सारी चीजों को देख लिया जाता है ना कि अगर बाकी सारी चीजें इसके मुनाफी हैं तो फिर इसको उनके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो ये करेक्ट हो सकती है खुद ही, या अगर कोई बंदा बता देता है कि सर ये गलती हो गई है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। नंबर 13 है एडजर्नमेंट ऑफ इंक्वायरी। किसी मामले को जब देख रहे होते हैं कलेक्टर साहब, तो जब मामला वक्त चाह रहा होता है किसी मामले में, तो वो उसको अडजर्न कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता है कि जी आज का दिन 9 मार्च का जो है वो तय था तो आज ही करवाना है, हमने कानून में लिखा, तो कानून में ये बता दिया गया कि वो अडजर्न हो सकती है। नंबर 14 है पावर टू समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब कहीं ऑनरशिप का मामला होगा या जो जमीनी जो टेनेंसी है और इसके अलावा जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनके और लैंड ओनर्स के अगर कुछ मिसाइल हैं, तो उसमें ज़ाहिर है समन करके हमने बुलाना होता है उनको, रेवेन्यू अफसरान ने या कलेक्टर साहब ने यहाँ पे बुलाना है। उसी तरह जिस तरह लैंड रेवेन्यू एक्ट में इनको बुलाया जाता था, तो ये बताया जाता है कि ये वही तरह के समन होंगे जिस तरह आम अदालतों से जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 1908 में जो समन की पावर होती है बंदे को बुलाने की, वो जी उसको भेज दें नोटिस और फिर उसको नोटिस भेज दें और नहीं आता तो उसको उठा के ले आए, ये वो वाले मामला हैं सारे, ठीक है। तो उसी तरह के होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें 15 देखते हैं मैटर्स टू बी कंसिडर्ड एंड निग्लेक्टेड। कौन से मामलात को देखना है, कौन से को इग्नोर करना है। इन डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन द कलेक्टर शैल बी गाइडेड बाय द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 23 एंड 4, उसमें बताया जाएगा सारा, ठीक है। तो ये पोजेशन टेकिंग है, ये लास्ट पैरा, हम इसको लास्ट सेक्शन देखते हैं जरा। टेकिंग पोजेशन 16 सेक्शन है इसका, पावर टू टेक पोजेशन। पहली बात तो ये कि पोजेशन या कब्जा लेने की पावर किसके पास है, ये कलेक्टर साहब को दी गई है। हैज मेड एन अवार्ड अंडर सेक्शन, जिसने अवार्ड बनाया है अंडर सेक्शन 11, ही मे सब्जेक्ट द प्रोविजन 30 की प्रोविजन के साथ टेक पोजेशन ऑफ दैट लैंड विच शेल देयर अपॉन वेस्ट एब्सोल्युटली इन द गवर्नमेंट। उसके बाद वो उसके सारे इख्तियारात जो हैं वो गवर्नमेंट को होंगे और उसके ऊपर उस जमीन के ऊपर कोई किसी किस्म की लायबिलिटी नहीं होगी। 17 देखिए स्पेशल पावर्स इन केस अर्जेंसी। ऊपर हम बात कर रहे हैं कि 30 डेज का ऑफिशियल गजट होता है, स्टार्ट में नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद जो डीसी साहब है उन्होंने 15 दिन का नोटिस देना होता है और ऑक्यूपायर को 7 डेज का अलहदा नोटिस देना होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे देखिए कि स्पेशल पावर अगर अर्जेंट वर्क है तो उसमें ये रिलैक्स हो जाएगा। ये जो 7 डेज का है ना, ये आ जाएगा 48 घंटों पे। अगर कहीं पे जो अर्जेंसी, इन केस ऑफ अर्जेंसी व्हेन एवर द कमिश्नर सो डायरेक्ट, जब कमिश्नर साहब कहें कि अर्जेंसी है, द कलेक्टर दो, ये देखिए जरा, ये यहाँ पे प्रोविजन है, इसको समझ लें। दो नो सच अवार्ड हैज बीन मेड, अभी तक जो है वो अवार्ड नहीं बना, क्योंकि 15 दिन तो है ना इसके भी, हर नोटिफिकेशन के बाद 15 दिन होते हैं।
ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 15 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, पहला नोटिस खत्म हो चुका है पब्लिकेशन का और अवार्ड अभी तक नहीं बना, लेकिन कमिश्नर साहब ने कहा कि अर्जेंसी है, इसके लिए वक्त कम है इस मामले के लिए। उसमें कुछ बताया जाएगा कि किन किन मामलात में अर्जेंसी हो सकती है, नीचे बताया हुआ। टेक पोजेशन ऑफ एनी लैंड नीडेड फॉर पब्लिक पर्पस और फॉर अ कंपनी, तो फौरी तौर पे इसका कब्जा लेना है, ठीक है। कमिश्नर साहब करते हैं डायरेक्ट कलेक्टर साहब को। तो कलेक्टर साहब इसमें एक प्रोविजन देखिए यहाँ पे, अगर आपको फौरी तौर पे कब्जा लेने के लिए कुछ जो है वहां पे कुछ दरख्त हैं या कोई कुछ भी ऐसी चीज है उनको नुकसान होने लगा, तो उनकी बात है कि प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर शैल नॉट इशू एनी डायरेक्शन टू द कलेक्टर अंडर दिस सबसेक्शन, अंडर दिस सेक्शन अनलेस द गवर्नमेंट और कंपनी अथॉरिटी मे बी फॉर विच लैंड इज बीइंग एक्वायर्ड। अब ये अवार्ड नहीं बना, लेकिन यहाँ पे बात हुई है कि किसी भी ऐसी जमीन के लिए अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए या उसका कोई पार्ट नहीं दिया तो उतनी देर तक हम ये स्पेशल पावर को यूज नहीं कर सकते, यानी पैसे दिलवा देते हैं, अवार्ड अभी तक फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। हैज फर्स्ट डिपॉजिटेड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच लैंड एज डिटरमाइंड बाय द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो बनाया जा चुका था, उनकी कंपनसेशन की अमाउंट बन चुकी थी, लेकिन अवार्ड उनको सर्व नहीं हुआ था। अवार्ड के भी ज़ाहिर 15 दिन है ना, तो बताया जाता है कि उन 15 दिन की एक्सपायरी से पहले ही हम उसका कब्जा ले सकते हैं, अगर जो मामलात इमरजेंसी के या अर्जेंसी के समझ लें। ये अर्जेंसी की सिचुएशन बताई गई है। व्हेन एवर ओइंग टू एनी सडन चेंज इन चैनल ऑफ एनी नेविगेबल रिवर, दरिया का रुख चेंज होने लगा है, तो वहां पे कोई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई और इस तरह का मामला है, ठीक है। पोजेशन ऑफ एनी लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर ट्रैफिक, उनको अपने ट्रैफिक के लिए फौरी तौर पे कोई जमीन चाहिए, ठीक है। और ये घाट स्टेशन यानी पानी में जो आ जाता है स्टेशन, और फॉर प्रोवाइडिंग कन्वीनियंट कनेक्शन विद और एक्सेस टू एनी सच स्टेशन, जो पानी में जो उनका रेलवे का पोर्शन आ रहा है उसको एक्सेस करने के लिए फौरी तौर पे जमीन चाहिए होती है, तो उस जमीन के लिए वो कहते हैं कि स्पेशल पावर्स यूज होंगी, उनके लिए थोड़ा सा बता भी दिया जाएगा नीचे। उसके लिए नोटिस मेंशन इन सबसेक्शन 1 जो है एंड विद द प्रीवियस सेक्शन, कमिश्नर ने इजाजत देनी है तो फिर ये नोटिस होगा, और ये लोग एंटर ओपान एंड टेक पोजेशन ऑफ सच लैंड, उस जमीन की का कब्जा ले लेंगे, विच शैल देयर ओपान वेस्ट एब्सोल्युटली इन द, वो फिर तमाम तर सब कुछ उसका गवर्नमेंट का होगा और उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी जमीन के ऊपर। प्रोविजन देखिए, प्रोवाइडेड दैट द कलेक्टर शैल नॉट टेक पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग अंडर दिस सबसेक्शन विदाउट गिविंग द ऑक्यूपायर। यहाँ पे देखिए 48 आवर्स, मैंने कहा था ना कि ये 7 दिन का होता है ना ऑक्यूपायर को नोटिस। अर्जेंसी ये जो स्पेशल पावर्स हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आमतौर पे जो हम कहते हैं ऑक्यूपायर को नोटिस देना होता है पोजेशन के लिए या सर्वे के लिए 7 डेज का, ऑक्यूपायर को समझ लें या डिवेलिंग हाउस का ऑप्शन होता है। तो अगर स्पेशल पावर की बात आ जाए 17 सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे 48 आवर्स है। नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो बताएगा कि हमने इसका कब्जा लेना है, और सच लॉन्गर नोटिस एज मे बी रीजनेबली सफिशिएंट, अगर कोई जाहिर है उसको ज्यादा टाइम चाहिए तो थोड़ा ज्यादा भी टाइम दिया जा सकता है, लेकिन मिनिमम ये बता दिया गया एट लीस्ट इतना होगा। नंबर 3 सबसेक्शन देखिए इसका, इन एवरी केस अंडर ईदर ऑफ द प्रोसीडिंग सबसेक्शन the collector shall at the time of taking possession offer to the person interested compensation for the standing crops। अगर वो कहें कि जी हमने तो बात की थी 3 महीने बाद फसल दे ये जो जमीन जो है आपके हवाले करनी है, तो अब हम 3 महीने तक तो हम नहीं दे सकते, हमारी फसल खड़ी है या कोई दरख्त खड़ा है या कुछ भी है, तो उसकी कंपनसेशन अलहदा से देनी पड़ेगी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बाकी यही लिखा हुआ, और अगर कोई बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है, ये देखें जरा, इन सच केस ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, बंदे ने कहा मैंने पैसे नहीं लेने, दरख्त बड़े मेरे महंगे हैं, तो फिर उनका जो इक्विटेबल रेट होगा, द वैल्यू ऑफ सच क्रॉप्स एंड ट्रीज एंड द अमाउंट ऑफ सच अदर डैमेज शैल बी अलाउड फॉर इन अवार्डिंग कंपनसेशन। तो जो अवार्डिंग कंपनसेशन बनेगी, अभी ऊपर बात हो चुकी है कि अवार्ड नहीं बना, तो उसमें इसको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। नंबर 4 सबसेक्शन देखिए, इन केसेस वेयर द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 में जो थी
और सब सेक्शन 2 आर एप्लीकेबल, जब इनका ओपिनियन एप्लीकेबल है, जो इन्होंने किया है वो ठीक है, ये गवर्नमेंट को भी ये ठीक लग रहा है, द कमिश्नर मे डायरेक्ट, तो कलेक्टर साहब से वो कहेंगे द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 एंड 5A शैल नॉट अप्लाई, तो जो 5 और 5A में जो प्रोविजंस बताई गई हैं वो अप्लाई नहीं होंगी इफ ही डज सो डायरेक्ट। डिक्लेरेशन में भी मेड, अब यहाँ पे डिक्लेरेशन बनेगी अंडर सेक्शन 5 in respect of the land at any time after the publication of the notification under section 1 subsection 1 of 4। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो प्रोविजंस उसने बात की है कि जो 5 और 5A की प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगी, तो जरा एक बार नजर मार लेते हैं वो क्या थी। ये वाली देखें बात थी, हियरिंग और ये सारे मैटर उनको बुलाना, और ये जिस तरह से प्रोसीडिंग हो रही है, और उससे पहले 5 में जो हुई है नोटिस आया 15 दिन फलां, फिर ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि यहाँ पे फिर नहीं होगी। और इसमें एक ये भी बताया गया था 1 ईयर, ये वाले जो टाइम की प्रोविजंस हैं उन्होंने कहा ये वाली वहां पे नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे हमें अर्जेंटली जमीन चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसका कुछ आइडिया हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम इसको मुकम्मल कर देंगे। और लैंड रेवेन्यू एक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको लाजमी पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको रेफर करनी है कि ये चीज लैंड रेवेन्यू एक्ट में इस तरह से थी, क्योंकि उसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ उसका फायदा इंशाल्लाह आप सबको होगा। यहाँ पे अपना ख्याल रखना है, मेहनत करनी है, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह ने